हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इतिहास पढ़ता है, जो महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ता है, जो मेवाड़ और राजस्थान का इतिहास पढ़ता है, वो निश्चित रूप से राणा पूंजा भील के संघर्ष को, उस योद्धा के संघर्ष को जरूर पढ़ता है। उनकी कल जयंती थी और कार्यक्रम आज आपने आयोजित कराया। मैं धन्यवाद दूंगा भील से और समस्त ग्रामवासियों को कि आपने मुझे इस मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और विशेष रूप से भाई सोनलाल, नरेश नाइक, उनकी पूरी टीम, उन नौजवानों को जिन्होंने शानदार जानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं 3-4 घंटे देरी से पहुंचा, फिर भी संख्या खूब तादाद के अंदर आप लोग इकट्ठा हुए और मुझे खुशी इस बात की है कि सर्व समाज के लोग राणा पूंजा भील की शहादत को, उनके संघर्ष को याद करने के लिए आज सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मैं ताराराम जी को धन्यवाद दूंगा जो हमारे बाड़मेर से चुनाव लड़े लोकसभा का, बहुत मजबूत नेता है। और ये मुझे पहले मिल जाते 5-7 साल पहले तो निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा के अंदर होता। दुर्भाग्य से हमारा मिलन नहीं हुआ और वैसे ज्यादातर जिनसे मिलन हुआ वो छोड़ छोड़ के भाग गए। मुझे ये आदत पड़ गई लोगों की, लेकिन ये नहीं जाते, ये समझदार है, बात को समझते हैं, इनको नॉलेज है इतिहास के बारे में। मैंने देखा लोगों को बैठे हुए, कई लोग 5 बार विधायक सांसद बन गए, उनको पता ही नहीं कि लड़ाइयाँ कब नींद लेते सोते रहते हैं। तो मैं इनको इतना ही आश्वस्त करता हूँ ताराराम जी को, आगे हम लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। हमें लड़ाई लड़नी है राजस्थान की सड़कों पे, देश के सिस्टम के खिलाफ। और एक मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पवित्र दिन जो हमारे लिए, मैं मेवाड़ के अंदर वल्लभनगर के चुनाव में गया था, जिस तरह मैंने वहां के पहाड़ देखे, जिस तरह बच्चों की वहां जीवन शैली, भील समाज के 10 कार्यक्रम के अंदर में गया था। और एक तो मैंने नृत्य भी में भी शामिल हुआ था कि वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा भील समाज ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, गौरी नृत्य उसके अंदर। और वहां उनका जीवन और संघर्ष देख के हर कोई कह सकता है कि राणा पूंजा भील की लड़ाई को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर उस व्यक्ति को जो स्थान मिलना चाहिए, वो स्थान और सम्मान आज तक नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर पार्लियामेंट के अंदर भी राणा पूंजा भील की आवाज गूंजेगी, राणा पूंजा भील के शहादत की गूंज आपको लोकसभा के अंदर सुनाई देगी। और मैं दिल्ली की सरकार से मांग करूंगा कि जिस तरह का सम्मान हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप को मिला, वही सम्मान राणा पूंजा भील को मिलना चाहिए। ये मैं आवाज उठाऊंगा और उनसे हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिलती। आज भगत सिंह का नाम हम लेते हैं, उबाल आ जाता बच्चों के अंदर, चाहे किसी भी जाति का हो। भगत सिंह का नाम लेते ही हर व्यक्ति भूल जाता जाति क्या थी। उन्होंने जिस तरह अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, जिस तरह हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, बलिदान दिया, इसलिए खुली हवा के अंदर आप सांस ले रहे हो। बाबा साहब जब देश आजाद हुआ तब संविधान समिति की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि संविधान का मूल स्वरूप कैसा होना चाहिए। 150 साल अंग्रेज हिंदुस्तान के ऊपर काबिज रहे, हमें लड़ाया, फूट डालो, राज किया, अलग अलग जातियों में बंटा हुआ देश, अलग अलग टापुओं में बंटा हुआ देश, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जातियां, सीधे लोग इस हिंदुस्तान के। तब ये तय हुआ कि अब जब हिंदुस्तान नया बनेगा, जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे, तो हिंदुस्तान का संविधान क्या होगा, हिंदुस्तान का ढांचा क्या होगा,
या इलेक्शन के माध्यम से किस तरह लोग चुने जाएंगे, किस तरह लोकसभा होगी, किस तरह विधानसभा होगी, संविधान हर आदमी को क्या अधिकार देगा, क्या उसके मौलिक अधिकार होंगे जो उसे उस शासन से अलग रखेंगे कि उसका मौलिक अधिकार है। तब ये बात चली कि मतदान का अधिकार अनपढ़ लोगों को नहीं दिया जाए, अनपढ़ लोग वोट नहीं डालेंगे। बात चली तब बाबा साहब ने कहा कि अगर अनपढ़ लोग वोट नहीं डालेंगे तो गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ है भारत, और यह ज्यादातर लोग अनपढ़ है हिंदुस्तान के अंदर। अगर ये वोट नहीं डालेंगे तो अंग्रेजों के राज के अंदर और चुनी व्यवस्था के राज के अंदर कोई अंतर नहीं होगा। और बाबा साहब के वीटो के बाद ही अनपढ़ व्यक्तियों को वोट का अधिकार मिला। ये ताराराम जी ने बात सही कही कि हम पोलिंग बूथ पे जाकर जो वोट से अपना नेता चुनते हैं उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान था। इसलिए देश की प्रत्येक जाति, देश का प्रत्येक नेता उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके जयकारे लगाता है। बाबा साहब किसी जाति के नेता नहीं है। बाबा साहब हिंदुस्तान के अंदर संविधान, नया संविधान लाने वाले वो नेता थे जिन्होंने आपको वोट का अधिकार दिया। और अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो मैं तो मेरा ही बता दूं और पुराने बता दूं कि हम यहाँ नहीं, वोट नहीं लगता क्या फिरता आप बताओ। वोटों के लिए तो सारे घूम रहे हैं यहाँ पे। वोट नहीं होता, वोट का अधिकार नहीं होता तो भजनलाल नहीं होता तो दूजा ही बैठता बड़े छह में कुर्सी मार। भाई वोट का अधिकार नहीं तो भजनलाल को सीएम बना तो बेचारा ना। अगर वोट का अधिकार नहीं होता तो हमारे लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग हाई कोर्ट के जज नहीं होते, डीजी नहीं होते, सेना के अंदर जनरल नहीं होते, और इस तरह जो उड़ान भर रहे हैं वो नहीं बढ़ती। तो वोट से तो सब कुछ हुआ लोकतंत्र के अंदर, और ये चुनी हुई सरकार है वही फैसले करती है। आज सबसे ताकतवर कोई है, लोग तो कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नहीं, विधायिका ही सबसे ताकतवर है। अगर विधायिका ठान ले कि हमें ये कानून बनाना है, वो कानून बन जाता है। कोर्ट का काम तो कानून की पालना करवाना है। काम सबसे मजबूत कौन हुआ? विधायिका। लेकिन हमारे लोग कमजोर हैं, इतने कमजोर के तो गुलामी, लोगों के खून के अंदर गुलामी, लंबी गुलामी, लंबी मानसिकता बदल नहीं सकती, लंबा समय लगेगा। शाम को क्या खाया सुबह भूल जाते हैं, सुबह क्या खाया दूसरे दिन कल का ही खाया, ध्यान ही बन मन तो ये चल रहे हड़ा बोल। तो ये हड़ा बोल का ही सिस्टम है मेरे भाई। मैं 2018 के अंदर पार्टी बना के लड़ा, 3 सीट आई, 5 साल में मोदी और अमित शाह से लड़ा, देश में लड़ा, वापिस 1 पे आ गया। 20 साल लड़के जहाँ पहुंचा वहां वापिस आ गया। तो मुझे लग रहा है कि मैं लड़ाई क्यों लड़ी, 20 साल क्यों खराब किए। मैं भी सत्ता में शामिल होता, आपके शेखावत जी मंत्री बन के घूम रहे, तो दूसरे घूम रहे, मैं भी 3-4 बार मंत्री बन जाता और फिर ठोकर मार के